बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन मेथड्स में स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग थर्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, ये बिल्कुल बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोगों ने कहा था कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब सिर्फ फर्क क्या है कि वहां पर जो हमारी यूजफुल लाइफ हुआ करती थी वो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स थी, और यहां पर जो हमारी यूजफुल लाइफ है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। तो आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग इस प्लांट एंड मशीनरी से इन टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। तो आप लोगों ने इसका जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा तो ये भी डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर जाएगा। मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन यूनिट। अब अगर आप लोग इतना काम करते हैं ना तो आपको बेसिकली एक यूनिट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिलेगा। अगर आप लोग इतना काम करोगे तो आपको एक यूनिट बनाने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिलेगा, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है जितने यूनिट्स करंट ईयर में आपने बनाए हुए होते हैं। मतलब अगर यहां पर हम लोग देखें, अगर हमने 500 यूनिट्स बनाए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 500। अगर हम लोगों ने 1000 यूनिट बनाए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आपको वो 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा। यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिपेंड कर रहा होता है कि आप प्रोडक्शन कितनी करते हैं। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा चार्ज करेंगे। जितनी प्रोडक्शन कम होगी किसी साल के अंदर, उस साल में एक्सपेंस भी कम जाके चार्ज करेंगे आप लोग। अब यहां पर देखें, उसने सबसे पहले आपसे कहा कि भाई आपने अगर ये काम किया कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो इससे आप लोगों को मिल जाना है एक रेट। रेट मींस दैट पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपने इस रेट को मल्टीप्लाई कर देना होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में जरूर पूछा जा सकता है। अब इसके लिए देखें, उसने कहा कि इन दिस मेथड depreciation is charged is calculated by expressing the useful life of an asset in terms of its expected total output and allocating the annual charge to depreciation based on actual output। अब ये दोनों बातें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी कि आपकी एक्सपेक्टेड टोटल आउटपुट कितनी है और आप लोगों के पास ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल आउटपुट क्या है आपके पास। फिर कहते हैं द हायर द यूजेज द हायर द डेप्रिसिएशन चार्ज एंड वॉइस वर्सा। अगर यूजेज कम है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम। अब ये भी आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है, इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर रिमेन्स कांस्टेंट। Straight line method of depreciation. In which method of depreciation charge for the year declined, reducing balance method। जबकि अगर हम लोग यूनिट प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू यूजेज है, तो जितना ज्यादा यूजेज उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन, यूजेज कम तो डेप्रिसिएशन भी कम। अब इसका हम ये नहीं कह सकते कि करंट ईयर की डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर से ज्यादा होगी या कम होगी, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये डिपेंड कर रही है प्रोडक्शन के ऊपर। भाई अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगी, प्रीवियस ईयर से प्रोडक्शन कम है तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते ही एमसीक्यूज आपको बता दिए जाते हैं और यही थ्योरेटिकल आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो आपके लिए ये थ्योरी समझना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी एग्जांपल कहते हैं हमारे पास एक एसिड मौजूद है जो कि 1 जनवरी 2021 को हम लोगों ने परचेज किया 100,000 का। इसकी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है और इसकी यूजफुल लाइफ हमारे पास 5 इयर्स है, और टोटल जो हमारे पास प्रोडक्शन आ रही है वो 7500 यूनिट्स ओवर इट्स लाइफ। फिर कहते हैं
कि एंटिटी का जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, जबकि एक्चुअल जो प्रोडक्शन है हमारे पास वो 1500 यूनिट्स, 1800 यूनिट, 1200 यूनिट्स, 2000 units and 1000 units respectively from the year 2021 to 2025। अब ऐसी इंफॉर्मेशन देकर आपको कुछ भी इस तरह की बात पूछ सकता है कि 2023 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, 2022 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, 2024 के एंड पर एसिड की वैल्यू क्या होगी, कोई भी ऐसी बात पूछ सकता है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने एक किस्म का डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेना है। तो डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे कि आप इसकी देखेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट divided by useful life in number of units produced, और जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बताए गए 7500। तो यहां से आपको आंसर मिल जाता है कि एक यूनिट बनाने पर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 12 रुपए है। अब आप लोगों ने क्या करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फाइंड करने के लिए कि भाई अगर 1500 यूनिट्स बन रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 18,000, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसी तरह से सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1800 मल्टीप्लाइड बाय, एंड आंसर इज 21600। बिल्कुल इसी तरह 1200 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 14,400, और 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12 फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 से 24,000, एंड 1000 से लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,000। और आप लोग देखें ये जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उसने आपको बताए, इन सब का सम 7500 यूनिट्स के इक्वल हो जाता है। ऑलराइट, और जैसे ही आप इन सब की डेप्रिसिएशन को ऐड करो तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल है, एंड एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर आपके पास जो आपके एसिड की WDV आ जाएगी वो 10,000। अगर सपोज ऐसा ही क्वेश्चन आपसे किया जाए और आपसे कहा जाए कि थर्ड ईयर के एंड पर एसिड्स की WDV क्या होगी, अगर ऐसे ही क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन रेट ही फाइंड करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि थर्ड ईयर तक टोटल कितने यूनिट्स बन चुके, थर्ड ईयर तक टोटल कितने यूनिट्स हम लोग बना चुके हैं। 4500, तो 4500 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आप लोगों के पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अगर अब आप लोग 100,000 कॉस्ट में से इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो थर्ड ईयर के एंड पर आपको WDV का आंसर मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड के अंदर अगर आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसी भी टाइम ड्यूरेशन की जाके फाइंड करनी है तो उस टाइम ड्यूरेशन तक जितने एक्चुअल प्रोडक्शन हो चुकी है उस सबको ऐड कर दो और मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, उसको आप लोगों ने कॉस्ट में से माइनस कर देना है। आई होप कि ये बात क्लियर है सब बच्चे। लास्ट मेथड है हमारे पास सम ऑफ डिजिट मेथड। बहुत कम यूज होता है सम ऑफ डिजिट मेथड, प्रैक्टिकली बहुत बहुत ज्यादा ना दे, लेकिन आपके क्वेश्चंस में जरूर पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि भाई यूजिंग सम ऑफ योर डिजिट मेथड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द थर्ड ईयर इज, तो वो आप लोगों को बतानी पड़ेगी। अब यहां पर देखें सम ऑफ योर डिजिट मेथड में बेसिकली आप लोगों ने जाकर कैलकुलेट करना है उसकी यूजफुल लाइफ के डिजिट्स का सम, कि हमारे पास जो भी एसिड मौजूद है उसकी यूजफुल लाइफ क्या है। अगर हम कहेंगे 5 साल है उसकी यूजफुल लाइफ, तो 5 साल के तमाम डिजिट्स का सम आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। जैसे कि आप लोगों ने 5 लिखना हो तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, और इन सब को जाकर आप लोगों ने ऐड कर लेना है। तो इन सब को अगर ऐड करें तो देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा,
तो आपके पास सम ऑफ डिजिट्स वो आपके पास 15 आ जाता है। सम ऑफ डिजिट्स आपके पास 15 आएगा। तो आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड करना है सम ऑफ ईयर डिजिट्स के साथ। अब अगर सपोज किसी भी एसिड की यूजफुल लाइफ 6 इयर्स हो तो उसको डिवाइड कौन सी वैल्यू के साथ करेंगे? 21 के साथ। 7 इयर्स हो तो 28 के साथ। 8 इयर्स हो तो 36 के साथ जाके डिवाइड कर उसकी लाइफ के तमाम डिजिट्स को आपस में ऐड कर देना है आप लोगों ने। ऑलराइट, क्या आपको ये डिनोमिनेटर की समझ आ गई? न्यूमिनेटर में डेप्रिशिएबल अमाउंट ही है, मतलब कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। ऑलराइट, लेकिन अगर किसी भी एसिड की यूजफुल लाइफ 20 इयर्स है तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी? तो हम क्या कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएं 1 + 2 + 3 + अप टू 20 कर सकते हैं, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अगर आप लोग देखें, ऐसा नहीं लग रहा जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है? ऐसा नहीं है जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करने का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें से एक फार्मूला आपके पास था सम फाइंड करने का कि S = n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऑलराइट, तो बेटा अगर लाइफ 5 साल है तो लास्ट टर्म भी तो 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 5 है। लाइफ 10 साल है तो लास्ट टर्म भी 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 है। और अगर लाइफ 20 इयर्स है तो फिर n की वैल्यू भी 20 है और लास्ट टर्म भी 20 है। ऐसे ही है ना? और फर्स्ट टर्म कौन सी होगी? 1। तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं कि आपने जब भी सम ऑफ डिजिट मेथड फाइंड करना हो तो आप फार्मूला यूज करते हैं n/2 इनटू n+1। a+l करूं या l+a करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो l को हम लोगों ने n ही अज्यूम कर लिया कि जो n की वैल्यू होगी वही हमारी लास्ट टर्म होगी और फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी होगी? हमेशा 1 होगी, तो n+1। अब देखें, जब 5 साल थे तो हम लोग इसको कर सकते थे 5/2 इंटू 5+1, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ऊपर भी तो हमने वही 15 ही फाइंड किया था। लेकिन अब अगर यहीं पे 20 हो तो हम लोग क्या करेंगे? 20/2 इंटू 20+1 = तो डिनोमिनेटर में तो 10 आ जाएंगे। क्या फाइंड हो जाएगा ये? तो ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। तो ये फार्मूला कोई न्यू फार्मूला नहीं है कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट फाइंड करने का मेथड है, फार्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेसिकली आपकी क्वांटिटेटिव मेथड में मैथमेटिकल प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम फाइंड करने का फार्मूला है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखिए, सबसे पहला काम तो आपने करना है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट। अब अगर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फर्स्ट ईयर की, अब हम लोगों ने किस तरह से इसको लेके चलना होगा? देखिए, ये वाली अमाउंट तो अब कांस्टेंट आ जाएगी। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक किस्म का रेट आपके पास आ गया। हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ये देखें एग्जांपल चेक करें, 100,000, 10,000, 5 ईयर लाइफ। तो सम ऑफ ईयर डिजिट हमारे पास कितना हो जाएगा? अब अगर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो ये देखें कुछ इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5। ये बात कंफर्म है कि मैं 90,000 डिवाइडेड बाय 15 करूंगा। 90,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय, क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? हर किसी के साथ ये ऐसे ही आएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? अब देखिए, जब हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन मेथड था तो मल्टीप्लाई किया जाता था एक्चुअल आउटपुट के साथ, ऐसा ही है ना? लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? अगर देखिए टोटल लाइफ कितनी है तो उसका रिवर्स लिखना शुरू कर दो, 5, 4, 3, 2, 1।
ओके, तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ, सेकंड ईयर के लिए करनी है तो यूजफुल लाइफ में से 1 साल का, थर्ड ईयर के लिए करनी है तो यूजफुल लाइफ में से 2 साल का, फोर्थ ईयर के लिए करनी है तो यूजफुल लाइफ में से 3 साल का। क्लियर? और लास्ट ईयर के लिए करनी है तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 1। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो आपने यूजफुल लाइफ का रिवर्स लेके चलना शुरू कर देना है कि फर्स्ट अब 5 साल थे तो 5 4 3 2 1, 5 साल की डेप्रिसिएशन पूरी हो गई। अब इस तरह से अगर देखें तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के स्टार्ट की ईयर की डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करेंगे और सब्सिक्वेंट ईयर्स की डेप्रिसिएशन कम चार्ज होनी है। अब यहां पर देखिए आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या बन रहा है 30,000, इधर देखें तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन रहा है 24,000 जी, नेक्स्ट 18,000, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। और अगर इन तमाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड करो तब भी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 90,000 ही बनेगी जो आपने स्टार्ट में कही थी। और एसिड्स की WDV आप लोगों के पास 10,000 के इक्वल होगी जो कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू। ऑलराइट, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर के एंड पर एसिड्स की WDV बताओ, थर्ड ईयर के एंड पर एसिड्स की WDV, तो आप लोगों ने यहां पर डेप्रिसिएशन क्या चार्ज की थी, यहां पर डेप्रिसिएशन क्या चार्ज की है? तो देखिए थर्ड ईयर के एंड पर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर ली आप लोगों ने जी 72। तो आपके पास एसिड की WDV क्या आ रही है 28,000। क्या ऐसे ही है? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपसे पूछा जाए कि थर्ड ईयर के एंड पर एसिड्स की WDV क्या होगी तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट एंड मल्टीप्लाइड बाय। अब आप लोगों ने देखना है कि फर्स्ट ईयर के लिए अगर सपोज थर्ड ईयर के बाद जाना है तो फर्स्ट ईयर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 करना था, ऐसा ही था ना? सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए तीनों को ऐड कर दो 5 4 3 एंड आंसर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 कर। तो आपके पास देखें वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब ईयर वाइज डेप्रिसिएशन फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो उन तमाम डिजिट्स को आपस में ऐड कर। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अच्छा, क्या मुझे अब WDV फाइंड कर सकते हैं ना आप लोग? WDV इज 28,000, राइट? अच्छा, क्या WDV उसकी रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास? आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसे ही फाइंड की, कॉस्ट में से जाकर आप लोगों ने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस किया, आपको WDV का आंसर मिल गया। और इसी तरह आपको एग्जांपल नंबर 11 भी क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए इसने क्या लिखा हुआ था, कहते हैं इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द डेप्रिशिएबल अमाउंट बाय अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर is the remaining life of the asset at the start of the period and the denominator is the sum of all the years useful life at the start of ownership. This method results in stepwise lower depreciation. अब देखें बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और इस मेथड में फर्क क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बाय परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के दरमियान जो आपको डिफरेंस मिलता है ना वो सेम नहीं मिलता। मतलब जैसे आप लोगों ने AP और GP पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान कॉमन डिफरेंस पाया जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दरमियान कॉमन रेशियो पाई जाती है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के दरमियान कॉमन रेशियो है, जबकि यहां पर कॉमन डिफरेंस है। बस इतने सा फर्क है। स्टेप वाइज से मुराद, अब देखिए आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना कहा था फर्स्ट ईयर का 30,000, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज डिक्रीज्ड बाय 6,000? इसीलिए स्टेप वाइज है। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चलते हैं तो उसके दरमियान डिफरेंस सेम नहीं था, वो बाय परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होता है।
तो वो एक किस्म की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है। गॉट इट? पढ़ चुके हो ना एपीजीपी? तो अब ये बात समझना आपके लिए ज्यादा इजी है। अब नेक्स्ट देखें, दिस मेथड रिजल्ट्स इन स्टेप वाइज लोअर डेप्रिसिएशन इन द लेटर ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए कहता है डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग ईयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट्स, और सम ऑफ ईयर डिजिट फाइंड करने का उसने फार्मूला बता दिया। अब बात आती है रिमेनिंग ईयर्स। बेटा यहाँ पे ना रिमेनिंग ईयर्स में बच्चे हो जाते हैं जरा कंफ्यूज। जैसा कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि भाई मेरे एक एसिड की लाइफ है 5 साल, पहला साल गुजर गया, मैंने उनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया, मैं दूसरे साल के एंड पर, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा साल के एंड पे कैलकुलेट होता है। क्या मुझे बता सकते हैं दूसरे साल के एंड पर एसिड की यूजफुल लाइफ रिमेनिंग कितनी है? बस यहीं पे मिस्टेक हो जाती कि आप लोगों ने वो 3 नहीं लेनी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देखनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं देख। मतलब मैं इसको ना आसान से वर्ड्स में कहूँ, जब आप लोग सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने लगे थे तो उस टाइम पर आप इन टोटल कितने साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो? तो सिर्फ 1 साल की। तो कितने साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना बाकी है? तो वो आएगा। अब जब आप सेकंड ईयर को अकाउंट फॉर कर देते हो, थर्ड ईयर में जब जाते हो, लाइफ है 5 साल, तो बेटा थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन 2 साल की चार्ज कर चुके हो, अभी 3 साल बाकी हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, जितने ईयर्स बाकी हैं उसकी लाइफ के मल्टीप्लाई उससे हो जाता है। जो मैंने आपसे कहा ना 5 4 3 2 1, वो इस तरह से है। अब देखो अगर लास्ट ईयर में मैं बात करूं तो लास्ट ईयर में तो उसकी लाइफ खत्म हो गई है, क्या मैं मल्टीप्लाइड बाय 0 करूं? नहीं, मैंने 1 किया था कि भाई ये लास्ट ईयर है जिसकी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगा हूं, और वो 6000 आ गई। गॉट इट? आई होप कि ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी सब बच्चों को। चलें जल्दी से एग्जांपल नंबर 12 सॉल्व करें। अब ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी आपके पास। ये देखिए आपके पास कॉस्ट की वैल्यू क्या है? 400। it has an expected residual value after 5 years of rupees, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी बन जानी है? 360,000। If the sum of digit method of depreciation is used, what will be the carrying amount of the asset at the end of? अच्छा मुझे ना ये सब कुछ करने की ऐसा जरूरत नहीं थी, मैं सिंपली इसको कुछ इस तरह सॉल्व करता कि डेप्रिशिएबल अमाउंट 360,000 डिवाइडेड बाय, अब ये 5 साल थे ना, तो 5 साल के लिए सम ऑफ ईयर डिजिट मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, तो 2 साल के लिए 5 + 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 9, ये इसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इस तरह से आपके पास कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। अब अगर आप इसको कॉस्ट में से लेस कर दें तो ये आपके पास देखें WDB की वैल्यू। बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन के मेथड्स देख लिए कि डेप्रिसिएशन के मेथड कौन कौन से हैं। अब आपको बताते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज एट पीरियड। इसके लिए हमारे पास आता है कि डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप लोगों ने एज एन एक्सपेंस चार्ज करना है ईच ईयर ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, इवन इफ द एसेट इज आइडल एंड नॉट बीइंग यूज्ड। अब देखें मेरे पास एक एसेट है जो कि मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर परचेज किया, मैंने कहा ये 5 साल मेरे काम आएगा। अब मैंने उसको अपने पास अपना एसेट रिकॉग्नाइज कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे ही आपने उसको अपना एसेट रिकॉग्नाइज कर दिया तो अगले 5 साल तक आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, आपने हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। और अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि अगर वो एसेट किसी भी वजह से कुछ अर्से के लिए फारिग पड़ा रहा, आपने यूज ही नहीं किया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर यूज नहीं किया तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करोगे। कहता है नहीं, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है।
अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास मेरे नॉन करंट एसेट में एसी शामिल है। एसी का यूज क्या हम लोग सर्दियों में भी करते हैं? सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल होता है, एक सीजन इस्तेमाल होता है, एक सीजन के लिए बिल्कुल बंद रखते हैं। तो क्या मैं इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3-4 माह के लिए करूं या पूरे साल का चार्ज करूं? यही बात अकाउंटिंग ने कही है कि जब आपके पास आपका एक एसेट आ गया, आपने उसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन कर दिया, तो अब उसकी यूजफुल लाइफ के एंड तक आपने हर साल उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें। हाउएवर, अंडर यूसेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जी आ गई है इसकी एक्सेप्शन। क्या कि कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड यूज करोगे ना तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आए, चाहे आपका एसिड कहता है एडिट रखा हुआ है, नॉट इन यूज है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है और इस साल उससे प्रोडक्शन ही नहीं हुई, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड क्या आएंगे? 0। तो अगर मैं उसके ऊपर यूज कर रहा हूं यूजेज मेथड, मतलब आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, और मैंने 0 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आप लोग किसी अपने एसिड के ऊपर प्रोडक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हो, यूनिट प्रोडक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हो, यूजेज मेथड अप्लाई कर रहे हो, और वो यूज ही नहीं हुआ, तब तो आप उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0 चार्ज करते होगे। लेकिन अगर उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, या सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड था, हर हाल में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, चाहे उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। बात क्लियर हो गई? ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि इन फ्रॉम द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड, which method depreciation expense is 0? तो वो आप लोगों ने यूजेज मेथड को टिक करते हैं कि यूजेज मेथड में किसी भी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0 चार्ज हो सकता है, इसके अलावा कोई ना कोई अमाउंट जरूर चार्ज हो। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। कहते हैं द डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी 0 while there is, तो प्रोडक्शन के ना होने की वजह से अंडर यूसेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी 0। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। कहता है लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड को कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो आपके माइंड में बात आती है क्यों नहीं करना? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है। ये कोई रीजन नहीं है, हर लैंड की वैल्यू नहीं ज्यादा होती। आप अगर पीस ऑफ लैंड देखें तो कुछ पीस ऑफ लैंड ऐसे भी हैं जिनमें जो जरखेजी होती है ना, वो डे बाय डे कम होती जाती है और वो लैंड अपनी वैल्यू खो देती है। तो ये जरूरी नहीं कि हर लैंड में पीस ऑफ लैंड जो आपके पास है उसकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा, ये जरूरी नहीं है। लैंड को डेप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ को डिटरमिन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसको डेप्रिशिएट नहीं करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, तो आपसे पूछा जा सकता है लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड बिकॉज इट्स वैल्यू इंक्रीज्ड डे बाय डे, इट हैज नो यूजफुल लाइफ, तो आपने इट हैज नो यूजफुल लाइफ को टिक करना है। नो यूजफुल लाइफ मींस दैट इनफाइनाइट लाइफ है इसकी, जिसकी वजह से हम इसको डेप्रिशिएट नहीं करते। ऑलराइट, बिकॉज इट हैज indefinite, infinite, useful लाइन। अब ये देखो, ये वो एक लाइन थी जिसे एक एमसीक्यूज बन जाता है और इसके 2 मार्क्स हैं, और ये वो एक लाइन है जो बच्चे पढ़ते हुए स्किप कर जाते हैं और बाद में उन्हें पता ही नहीं होता असल में रीजन थी क्या। जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आप में से 99% इसको टिक करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये कोई लॉजिक्स नहीं। ऑलराइट, हमेशा डेप्रिसिएशन होती है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ओवर द पीरियड ऑफ जो उसको लाइफ, इसकी लाइफ ही हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे, तो इसको डेप्रिशिएट कैसे करें? गॉट इट? नेक्स्ट देखें। कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि आप लोगों ने डेप्रिसिएशन को स्टार्ट किस दिन करना है, कब से डेप्रिसिएशन शुरू होगी। ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन ले लेनी है, लेकिन अगर उसमें डेट्स गिवन हो
तो अकॉर्डिंग टू डेट आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। अब किस तरह कहते हैं, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड फ्रॉम द डेट द एसेट इज, ये रूल है कि जब आपके पास एक एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए उस दिन आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। उस दिन नहीं जब आपने उसको परचेज किया, उस दिन नहीं, उस दिन नहीं जब वो एसिड आपके पास पहुंचा, उस दिन भी नहीं डेप्रिशिएट करना। उस दिन डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज हो। तो इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल आ सकती है कि आपके पास एक एसिड है जिसको आपने परचेज किया 1 जनवरी को, आप तक पहुंचा वो 28 फेब तक, फिर आपने उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करवाई तो 31 मार्च हो गया, और वह एसिड अवेलेबल फॉर यूज हुआ 1 अप्रैल को। और आपने फिर उसके लिए, आपको पता है इफ्तिताई तकरीब करवाई जाती है, वो इफ्तिताई तकरीब अब अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल को हो गया, 31 मार्च तक उसकी इंस्टॉलेशन चलती रही, लेकिन आपने जो उसके ऊपर जो प्रोडक्शन स्टार्ट की, एक्टिव वर्क जब आपने उसको यूज किया वो 1 मई था। आपसे पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करें। अब ये डिफरेंट डेट्स आपको इसी तरह से दे देंगे, आपको सारी स्टोरी सुना दी और आपके पास एमसीक्यूज होगा। द कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम, अब उसमें ऑप्शन में होगा फ्रॉम 1 जनवरी, फ्रॉम 28 फेब, फ्रॉम 31 मार्च, फ्रॉम 1 अप्रैल, फ्रॉम 1 मई। तो फिर क्या आंसर आएगा? 1 अप्रैल अवेलेबल फॉर यूज। अब जब अवेलेबल फॉर यूज हो गया, अब एसिड को कोई परवाह नहीं तुम उसे कब यूज करते हो, अब वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। एसिड देखो यहां पे ये नहीं लिखा हुआ था व्हेन यू विल यूज द एसिड, पहला साल तुम यूज ही ना करो, जबकि यही बात ऊपर आपको बता के आ रहे थे कि भाई चाहे आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज, मतलब आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको, चाहे अब वो आइडल फारिग रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, लेकिन कब से? जब वो खुद अवेलेबल फॉर यूज हो। अब इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो मैं उसको क्या यूज करूं? लाजमी बात है मैं इंस्टॉलेशन का वेट करूंगा, और जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाती तब तक तो वो मेरा एसिड ही नहीं बनता। जब उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तब आके वो मेरा एसिड बनता है। ऑल राइट, व अदरवाइज आपने पहले भी पढ़ा था जब हम लोग कॉस्ट को डिटरमिन कर रहे थे कि जब तक आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता तब तक के तमाम एक्सपेंसेस उसकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनते रहते हैं। पढ़ा था ना? तो बेटा डेप्रिसिएशन भी तो उसी पे चार्ज होनी है। जब आपको कॉस्ट का ही नहीं पता तो डेप्रिशिएट किसको करोगे? तो पहले उसकी कॉस्ट को डिटरमिन करो। ऑल राइट, नेक्स्ट, आई होप कि ये बात समझ आ चुकी है। अब कहते हैं दिस में बी अर्लियर देन द डेट इट इज, जैसे अभी आपको एग्जांपल दी कि मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल को हो गया, लेकिन मैंने किस दिन यूज किया? 1 में, अर्लियर देन द डेट व्हेन इट इज एक्चुअली यूज। लेकिन डेप्रिसिएशन 1 में से स्टार्ट नहीं होगी। डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट हो जाएगी? 1 अप्रैल। क्लियर? नेक्स्ट देखें, एंड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को एंड कब करना है? अभी स्टार्ट कब बता दिया, अब एंडिंग की तरफ। तो आपके ख्याल में किसी भी एसिड के लिए उसका जो डेप्रिसिएशन है कब तक चार्ज करनी चाहिए? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, कि भाई उसकी यूजफुल लाइफ के एंड तक आप उसको डेप्रिशिएट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने गाड़ी परचेज की 1st ईयर 1st डे, और मैंने कहा कि ये 5 साल मेरे साथ पास रहेगी, 5 साल तक मैं इसको यूज करूंगा, तो असूलन मुझे 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। एम आई राइट? तीसरे साल में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी मैंने बेच दी, तो अगले साल ईयर 4 ईयर 5 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करूं? अभी तो यूजफुल लाइफ एंड ही नहीं हुई। अभी तो आपने कहा था कि यूजफुल लाइफ के एंड तक, तो एसिड ही नहीं रहा तो उसको डेप्रिशिएट क्यों करूं? अब मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर एसिड आपके पास है तो यूजफुल लाइफ के एंड तक आपने उसको डेप्रिशिएट कर, लेकिन अगर यूजफुल लाइफ के एंड से पहले आप उस एसिड को डिस्पोज कर देते हो
तो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। उसके बाद की डेप्रिसिएशन चार्ज, यहां तक कोई इशू? अब अच्छा बात सुनो, मेरे पास मेरा एसिड, मैंने गाड़ी परचेज की, मैंने कहा 5 साल मेरे पास रहेगी, 5 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की, लेकिन मैंने देखा 5 साल के बाद एसिड इज इन गुड कंडीशन, मैंने उसको सेल नहीं किया, और अगले 3 साल भी वो गाड़ी मेरे पास रही, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, क्या उन 3 साल की डेप्रिसिएशन तो चार्ज करूं ना? क्यों करूं, कौन सी वैल्यू पे करूं, जबकि वो पहले ही डेप्रिशिएट फुली हो चुका है, अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट सारी खत्म कर चुका है। यूजफुल लाइफ के एंड के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, आगे तो बोनस है। मुझे एक बात बताओ, आपके घरों में बुजुर्ग हस्तियां मौजूद हैं, जब नौजवान थे अच्छे भले कमाते थे, आके तुम्हें भी खिलाते थे, रिटायर हो गए और अभी उनकी डेथ का टाइम नहीं आया, कब्रिस्तान में रखो, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, आप तो कुछ कमा नहीं रहे, क्या करोगे? घर में रखोगे उनको? क्या फिर भी एक्सपेक्ट करोगे नहीं भाई जो पहले लाखों रुपए कमा के आते थे अभी भी कमा के आओ? एसिड भी तो वही है, क्या आपको ये बेनिफिट देता रहा, और जब तक बेनिफिट यूजफुल लाइफ थी आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे, जब यूजफुल लाइफ एंड हो गई है बस अब उससे दुआएं लेनी है, अब उसको मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना, अदरवाइज डेप्रिशिएट करते 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 क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नेगेटिव में चली जानी, वो बहुत हाई होने की वजह से उसकी कैरिंग अमाउंट नेगेटिव में। मैं आप एक एसिड अपने पास रिकॉर्ड करोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट -10,000, इज इट पॉसिबल? नहीं, तो फिर यूजफुल लाइफ के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, चाहे एसिड आपके इस्तेमाल में ही क्यों ना। गॉट इट? अब देखो, कहते द डेप्रिसिएशन इज नो मोर चार्ज when the asset is derecognized, means that आप उसको before the end of useful life सेल कर दो, तो derecognize से ये मुराद है कि जब वो आपका एसेट ही नहीं रहा, और disposed of, ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों? चलिए एग्जांपल नंबर 13 एंड एग्जांपल नंबर 14, इसको जरा अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर करें। एग्जांपल नंबर 13 एंड 14, एग्जाम्पल नंबर 13 देखें तो कहते हैं एन ऑफिस प्रॉपर्टी कॉस्ट रुपीज ऑफ विच द लैंड वैल्यू ऑफ रुपीज, मतलब प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग है, टोटल 5 मिलियन की है, उसमें से 2 मिलियन की लैंड है, तो बाकी 3 मिलियन की बिल्डिंग है आप लोगों के पास, एंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज रुपीज, द बिल्डिंग हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, लैंड के बारे में नहीं बताया, तो आपने लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करना, आपने 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 नहीं करना, आपने 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 करना है। फिर कहता है व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50, तो हम लोग पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज करेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास जो एसेट की वैल्यू होगी वो 5 मिलियन में से 60,000 लेस कर देंगे, तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 4940,000, उसके ऊपर जाके आपकी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 14, जो कॉन्सेप्ट उसने अभी आपको बताया उसी की टेस्टिंग हो रही है कि कब कमेंसमेंट होनी है, कब सीजेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब एंड ऑफ डेप्रिसिएशन कब होनी है। देखें, कहते हैं एन एंटिटी constructed a building for its own use, the building has completed on 1st July 2008, अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, इट मींस दैट अवेलेबल फॉर यूज है, एंड ऑक्युपाइड ऑन 1st September 2000, जबकि हमने अपनी जो शिफ्टिंग की उसमें वो 1st सितंबर में जाकर की। फिर कहता है द एंटिटी यूजिंग द बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देन ड्यू टू expansion in its business it decided on 1st July 2015 to shift out to new rented premises. The entity shifted to new premises on 1st August 2015 and disposed of the old building on 31st December 2015. अब सबसे पहली चीज पूछ रहा है identify the date from which depreciation should be, तो कब स्टार्ट होनी चाहिए, जब
अवेलेबल फॉर फ्यूचर। और फिर कहता है द एंड डेट व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज शुड सील, मतलब कब तक डेप्रिशिएट करूं, तो उसके लिए हमने उसे कहा था कि जो उसकी डिस्पोजल की डेट, क्योंकि लाइफ तो एंड नहीं हुई ना, तो डिस्पोजल की डेट देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि मैंने उसको इस्तेमाल करना कब छोड़ दिया, ये नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाता है मैंने उसको डी रिकॉग्नाइज कब किया, मैंने उसको डिस्पोज्ड ऑफ कब किया, तब तक आपने डेप्रिसिएशन करते रहना है। गॉट इट? चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। ऐसा हो सकता है ये जो डेप्रिसिएशन मेथड है ना, ये आप लोगों का होता है एक किस्म का एस्टिमेट। तो ये पॉसिबल है कि आप लोगों ने एक एसिड के ऊपर स्टार्ट में ये एस्टिमेट किया कि हम इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करेंगे। 2 साल गुजर गए, आपको रियलाइज हुआ कि इसके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। तो हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ, और वाइस वर्सा। कि स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन मेथड था और स्टार्ट में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, बाद में आपने देखा कि जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से बाद में आपने ये डिसाइड किया कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग ने कहा कि वैसे इसकी इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर आपको ये लगे कि न्यू मेथड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ज्यादा रिलायबल है, मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो आप कर सकते हो, मींस दैट आप कर सकते हो। क्लियर? तो आप लोग एक मेथड से दूसरे मेथड में मूव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या चीज, जिस दिन चेंज आए, जिस दिन चेंज, उस दिन से ऑनवर्ड न्यू मेथड के मुताबिक चलना, लेकिन उससे पहले वही पुराना मेथड। क्लियर? मतलब ये नहीं है कि फिर आप लोग फर्स्ट ईयर से ही न्यू मेथड अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं। कहते हैं जो टाइम ड्यूरेशन गुजर चुका पुराने मेथड के मुताबिक उसको वैसे ही रहने दो, जो न्यू टाइम ड्यूरेशन आगे को जितनी यूजफुल लाइफ आपकी रहती है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, उसको अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड जाके अकाउंट फॉर कर। ऑल राइट, अब देखो ये इसकी एग्जांपल जरा समझो। सबसे पहले थ्योरी देखो, कहता है अ चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू एन अदर मेथड इज परमिसिबल। इसकी इजाजत सिर्फ उस वक्त है जब only on the grounds that the new method will give a fairer presentation of the results and of the financial position। अब ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि अगर आप लोग डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज करते हो तो या वॉलेंटरी कर सकते हो, जब चाहे उस टाइम कर सकते हो, इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, या ऐसी कोई स्टेटमेंट। तो जब ये बात आए ना कि भाई जब आपका न्यू मेथड आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मोर एक्यूरेट रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, मोर फेयरर प्रेजेंटेशन अप्लाई करें, तब आपको इसकी इजाजत होती है, इसके अलावा आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट सेकेंड। तो कहते हैं द कैरिंग अमाउंट, मतलब जिस दिन चेंज आया, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, जिस दिन चेंज आया उस दिन एसिड की कैरिंग अमाउंट को देखो। अब कॉस्ट को नहीं देखना, अब उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट को नहीं देखना, अब आपने देखना है उसकी कैरिंग अमाउंट, कि उस दिन उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है। उस कैरिंग अमाउंट को रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए डेप्रिशिएट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड। ऑलराइट, द कैरिंग अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ over the remaining useful life commencing with the period in which the change is made। कि जिस साल आप लोग चेंज लेकर आए उस साल से ऑनवर्ड जो रिमेनिंग आपके पास लाइफ बच गई है उसके लिए आपने कैरिंग अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है। अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 15। कहते हैं ऑन 1 जनवरी 2001 year limited purchased an asset for rupees
10,000। अब उसकी जो कॉस्ट है हमारे पास वो क्या है, विद नील रेजिडुअल वैल्यू, तो उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी, 10,000 ही होगी। ऑलराइट, एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर 10 यूजफुल लाइफ 10 साल है। एंटिटी यूजेज, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, 1000। क्लियर। कहते हैं जनवरी 2003 मतलब 2001 गया 1000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया, 2002 गया 1000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया, और एट द एंड ऑफ ईयर 2 एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या होगी, 8000 रुपीज। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जब 2003 में आए 1 जनवरी, उस दिन हमारे एसेट की वैल्यू 10,000 नहीं है, 8,000 रुपए है। अब क्या करना है इसका, कहते हैं लिमिटेड रिकंसीडर द यूज ऑफ इट डेप्रिसिएशन मेथड एंड कैलकुलेटेड that the straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead, 25% depreciation on reducing balance method is, अब कहते हैं थर्ड ईयर में आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे करनी। तो भाई जाओ कर दो, उसने रेट बता दिया। फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड, थर्ड ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन थर्ड ईयर में जो रेट अप्लाई करना है वो कॉस्ट पर अप्लाई नहीं करना, कैरिंग अमाउंट पे करना है। और कैरिंग अमाउंट थर्ड ईयर में कितनी है, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000, तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब 8000 में से 2000 गया तो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट 6000 का 25%, तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1500 आ जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो उसने ये 2004 तक का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछा था, तो ये देखें, क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को, क्लियर। अच्छा, मैं अगर इसको उलट कर दूं कि यहां पर अगर हम लोग ये कह दें कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है एट अ रेट ऑफ 25%, और यहां पर जो आपके पास मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM stands for straight line method and RBM stands for reducing balance method। जल्दी से कैलकुलेट करो, सेम आंसर आता है, सेम आंसर आता है। 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1000। आप वही कर जी, जल्दी से अब इसको सॉल्व करें। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इस सिचुएशन में जो आप लोगों के पास अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है फर्स्ट ईयर के लिए, वो 10,000 का 25%, 2500। अब कैरिंग अमाउंट, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 7500, 7500 का 25%। अब आफ्टर 1875 आपके पास जो आपके एसिड्स की कैरिंग अमाउंट होगी वो है, और थर्ड ईयर में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ना के फुल यूजफुल लाइफ। तो टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी, 10 साल थी हमारे पास, उसमें से 2 साल गुजर गए, तो बाकी कितने साल रह गए, तो डिवाइडेड बाय 8, और रेजिडुअल वैल्यू नील थी, तो कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 70। तो 2004 के लिए भी सेम। ये बात क्लियर। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक और बात सुने कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। आप लोगों ने यही कुछ करना है, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय। लेकिन जहां पर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये इसका सेकंड मेथड है भाई, या तो आप लोग कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर लो, या
कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट में उसने किया कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, आंसर 1000। अब 1000 के बाद उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है, तो 9000 डिवाइडेड बाय 9 करो तब भी वही 1000। तो कोई फर्क है सच नहीं पड़ रहा होता। क्लियर? ये स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरी अप्रोच है कि आप लोग कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, आंसर इज सेम। क्लियर? तो यहां पर ये कोई मिस्टेक नहीं है 2002 में, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। और आप इसको यूं भी कर सकते हैं और 10,000 डिवाइडेड बाय 10। ओके जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, कहते हैं रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड, अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज हो तो उसको इस तरह से अकाउंट फॉर करना। बेटा जरूरी नहीं कि सिर्फ डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज हो। देखिए जब आप लोगों ने अपना एसेट एक्वायर किया था उस टाइम पे आपने दो एस्टिमेट भी किए थे कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है और इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है। अब आपके इस एस्टिमेट में एरर आ सकता है, चेंज हो सकता है, इकोनॉमी की कंडीशन चेंज हो सकती है, एसिड की लाइफ में फर्क आ सकता है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा हो कि आपने एक इनिशियल एस्टिमेट किए हुए थे लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन आपको पता चला कि नहीं, जो मैंने रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर की थी वो नहीं है, मुझे ज्यादा अमाउंट मिल सकती है या मुझे कम अमाउंट मिल सकती है, या जो मैंने स्टार्ट में इसकी लाइफ को डिटरमिन किया था एसिड उतने साल यूज नहीं होने वाला, ये कम ईयर्स के लिए यूज होगा या ज्यादा ईयर्स के लिए यूज होगा। अगर इनमें भी कोई चेंज आ जाए उसको बिल्कुल ऐसे ही अकाउंट फॉर करना जैसे चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। क्या मतलब कि जिस दिन चेंज आए उस दिन की कैरिंग अमाउंट को डेप्रिशिएट कर दो अकॉर्डिंग टू न्यू रेजिडुअल वैल्यू over the period of revised useful life, revised remaining useful life। ओके देखो एग्जांपल देखो क्या लिखी हुई है। सबसे पहले कहते हैं useful life and residual value of all tangible non-current assets should be reviewed at the end of each reporting period। अच्छा ये बात याद रखना, ये आपका एमसीक्यू है, जो बातें बता रहा होता हूं उसको हाईलाइट कर लिया करो। अब ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है useful life and residual value of an asset should be reviewed weekly, monthly, after 3 years, after 5 years, on at the end of each reporting period, end of each reporting period। ऑल राइट, अब ये वो बातें हैं जो बगैर बुक पढ़े कभी भी आपको समझ नहीं, तो लेकिन अब एक मजा पढ़ लिया अब आपको याद रहेगा कि इसका आंसर हमने ऐसे ही करना है कि हर साल के एंड पर आपने इनको रिव्यू करना है। और अगर कहता है एंड रिवाइज इफ एक्सपेक्टेशंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट, इट मींस दैट कि बेटा अगर कोई 19-20 का फर्क हो तो मतलब कोई फर्क नहीं है, आपका एस्टिमेट है, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट किया हुआ था 3000 और आज आपको लगा ये 3100 है या आज आपको लगा ये 2900 है, तो मतलब कोई बात नहीं 3000 ही रहने तो चेंज करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लेकिन अगर आज आपको लगा कि ये 4000 है या ये 2000 है उसको जाके चेंज कर दो, ये सिग्निफिकेंट चेंज है। यूजफुल लाइफ को आपने डिटरमिन किया हुआ था 10 साल, 2 साल के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 8 साल, आपको लगा नहीं ये 8 साल नहीं है ये तो 7.5 साल है, तो मतलब ना करो चेंज। आपको लगा ये 8 साल नहीं है ये 5 साल है, अब जाके चेंज करो। क्लियर? तो मतलब थोड़ा बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है तो इट मींस दैट नो डिफरेंस, नो नीड टू चेंज। लेकिन अगर एक सिग्निफिकेंट चेंज है तो आप लोगों ने चेंज को अकाउंट फॉर करना है। अब देखें कहते द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ रिवीजन लेस एनी
residual value should be depreciated over the revised remaining useful life. अब इसकी एग्जांपल देखें। 12,000 रुपए का हमारा एक एसेट है 1 जनवरी 2001 को, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 2000 और यूजफुल लाइफ है 10 ईयर और डेप्रिसिएशन का मेथड है, फिर कहता है 2003 में, मतलब 2003 में चेंज आ गया है, 2003 का जो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने चार्ज करनी है वो अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड ही करनी है या न्यू रिवाइज्ड वैल्यूज करनी है। Water Limited reviewed the useful life and residual value. It was estimated that the asset's remaining useful life is now, हालांकि हमारे पास बनती कितनी थी 8 साल, 8 साल रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल, लेकिन उसने कहा ये 8 नहीं है ये 5 है, उसने टोटल नहीं बताया, उसने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बताई कि ये 8 नहीं है ये 5 है। फिर देखो कहता है हाँ मतलब तो फिर एसिड की टोटल यूजफुल लाइफ कितनी हो गई इसके मुताबिक 7 ईयर्स, 5 साल है 2 साल गुजर चुके तो टोटल 7 है। क्लियर। फिर कहता है however the estimated residual value has been estimated to 3। अब हमने 2001 से लेके 2004 तक डेप्रिसिएशन बतानी है, मेथड कौन सा है हमारे पास, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12,000 लेस 2000, 10,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय 10, तो ईयर 1 के लिए 1000, ईयर 2 के लिए 1000 एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2 एंड स्टार्ट ऑफ ईयर 3 द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज 10,000। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। 12,000 में से 2,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो माइनस हो गई, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई 10,000। 10,000 लेस करेंगे revised useful life, sorry, revised residual value, and the revised residual value is and divided by remaining revised useful life, और remaining revised useful life is 7 से नहीं डिवाइड कर दें, जो चेंज के बाद कितना अरसा है वो लाइफ आपने लेकर आनी और वो 5 साल है। तो यहाँ पे देखें 7,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब चार्ज करोगे 14। एनी इशू? आई होप कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स मैं आप लोगों को खुद से सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने आज के दिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व करके आने हैं। आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वो कंप्लीट होने चाहिए ताकि हम लोग कल उनकी डिस्कशन कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।